ये जो रिलीजियस कैरेक्टर, ये जो नेचुरल कैरेक्टर बदल गया, जहां शिवलिंग है वहां वजू हो रहा है, इस पर आंख कैसे बंद कर ले सर? ये कैसे हुआ? ये क्रोनोलॉजी आप मुझे समझाइए, ये कैसे हो गया? मैडम क्रोनोलॉजी तो अमित शाह समझाएंगे, वो क्रोनोलॉजी के एक्सपर्ट है। मगर मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि जब कानून ये कह रहा है कि किसी रिलीजियस प्लेस की, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, उसका नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता। अभी आपने क्रोनोलॉजी बोला था सर जी, अभी आप ही ने क्रोनोलॉजी समझाया था मुझे, इसीलिए मैं आपसे क्रोनोलॉजी समझना चाह रही हूँ। वैसी जी देखिए, आप शब्दों के बहुत माहिर हैं सर, मुझे पता है। आप मुझे 10 तरह से जवाब देके 91 और रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आप मुझे ले आएंगे। मैं सिर्फ आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ, और वो सवाल ये है कि जहां पर शिवलिंग था वहां पर आज वजू हो रहा है, वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है। ये कैरेक्टर कैसे बदला सर? ये कैसे हुआ? इसकी क्रोनोलॉजी क्या है? क्योंकि 91 में आपने सबने मिलकर एक कानून पास कर दिया। कानून जब पास हो गया तो कानून की पासो लिहाज रखना चाहिए। नहीं सर, क्योंकि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा, उसकी एक दीवार को बरकरार रखा, बाकी जगहों पर मस्जिद बना दी, इसलिए ये हो रहा है सर। मैडम मैं आपको ये कह रहा हूं कि हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को आप पार्टी बना दीजिए ना, कोर्ट में जाकर। क्या आलमगीर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दीजिए, हमको क्या करना है। जब तक 91 का एक्ट है, आप एक्ट का उल्लंघन वायलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया। 1991 में वो वजू खाना था, उसमें नमाजें होती थी, मेहराब के पीछे साल में एक मरतबा पूजा की इजाजत थी, और 1991 में हाई कोर्ट ने इसी डिमांड पर कोर्ट का स्टे दिया। आप मुझे बताइए, जब इतनी चीजें आपको समझा रहा हूं, आप मुझे औरंगजेब के पास लेकर जा रहे। अरे भाई, औरंगजेब जिम्मेदार है क्या? औरंगजेब क्या पेट्रोल की कीमतों का जिम्मेदार है? औरंगजेब नौकरियां नहीं है तो उसका जिम्मेदार है क्या? औरंगजेब हम गेहूं नहीं है तो उसका जिम्मेदार है? अरे कब तक मुगलों की राजनीति करेंगे? अरे मोदी हुकूमत है तो मुगलों का छोड़ो, पार्लियामेंट के कानून को अप्लाई करो। आपको मुगलों से इतनी फैसिनेशन क्यों? जाकर लड़ो मुगलों से। आप भारत के मुसलमानों को, भारत के संविधान को, भारत के सुप्रीम कोर्ट के धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं आप? लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी साहब, एक सवाल तो ये उठता है ना, आप कह रहे हैं कि अब वहां पर सिविल कोर्ट ने कह दिया है कि जहां पर शिवलिंग मिला है उसे सील कर दिया जाए। आपको इसमें भी खोट दिख रहा है? यकीनन। क्यों? क्योंकि आज का मैडम, मैंने आपको एक मिसाल देकर समझाया कि अगर किसी के घर में 2 पार्टीज का विवाद है और ये कहते हैं कि भाई घर के पिछले हिस्से में आप पूजा कर लीजिए, जो 91 से हो रहा है, आप अचानक मेरे घर के अंदर आकर कहते हैं कि नहीं, ये हिस्सा सील कर दिया जाएगा। अब आप यहां पर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं होगा उसका? जो 91 एक्ट का वायलेशन नहीं होगा? लेकिन पहले भी तो पूजा रोज होती थी, अब पूजा एक बार होती है, तो जो माता श्रृंगार गौरी की होती है, आप पूजा क्या नमाज के लिए कह रहे हैं? मैडम 1991 में हाँ। जो कानून पास किया गया था, उस पर आप सरकार उसको फॉलो करेगी नहीं करेगी, जो आज के हाई कोर्ट, आज के लोअर कोर्ट का ऑर्डर उसके खिलाफ करता है, उसको वायलेशन करता है। साल में एक मर्तबा मस्जिद के मेहराब के पीछे पूजा होती थी, उसको कौन रोल रहा है? मगर अगर आज आप कह रहे हैं कि मेरे मस्जिद के अंदर अंदरूनी हिस्से में वजू खाने को आप सील कर देंगे, तो फिर क्या नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं होगा मस्जिद का? बताइए आप। जो 91 के एक्ट का वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है। और याद रखिए मेरी इस बात को आप, कि ये एक मसला नहीं है। आरएसएस बीजेपी के पास 50,000 से ज्यादा ऐसे मसाजिद की लिस्ट है, वो सब पर जाके दावे करेंगे। सर उसी कोर्ट के आदेश को, क्योंकि अब कोर्ट का ही इस पर आएगा फैसला, कोर्ट ही सर्वे देखेगा, कोर्ट ने ही सील किया एरिया को, उसे ही स्टैंड अप करना पड़ेगा, उसके जजमेंट को आगे की कोर्ट्स में स्टैंड अप करना पड़ेगा। मुझे याद है बाबरी मस्जिद के वक्त पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपने सवाल खड़े किए थे, जो आप हमेशा कोट करते हैं कि कोर्ट जजमेंट कैन नॉट बी इनफैलिबल। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको भी इस बार मानेंगे, या वैसे ही बाबरी मस्जिद के टाइम पर जो भी फैसला आएगा कोर्ट का, मैं नहीं जानती कि इसके पक्ष में आएगा, लेकिन कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको तो मानना पड़ेगा ना। आप कोर्ट के विवेक पर कब तक सवाल खड़े करते रहेंगे? तब कब तक कहते रहेंगे कि मस्जिद थी, है, कयामत तक रहेगी? ओवैसी साहब की अदालत तो नहीं चल सकती ना देश में सर? नहीं, ओवैसी की अदालत की बात नहीं कर रहा हूं मैं। भारत के संविधान ने मुझे अख्तियार दिया फ्रीडम ऑफ बिलीफ का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। कोर्ट के फैसले, मैं ये कह रहा हूं कि अब हम दोबारा दूसरी मस्जिद को नहीं खोना चाहते, नहीं खोएंगे। और मेरा बिलीफ ये है कि बाबरी मस्जिद भी मस्जिद थी और है और रहेगी।
क्यों ये सर? मेरा बिलीफ है। कैसे? इसका कौन रोकेगा मुझे? कैसे खत्म हो गया क्या? कैसे कयामत तक रहेगी सर? अगर कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको तो मानना पड़ेगा ना, खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा ना। क्यों उकसा रहे हैं आप लोगों को ये कहकर? उकसा नहीं रहे। कोर्ट का जजमेंट ना मैं लिखने वाला हूं ना आप लिखने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट कल क्या सुनवाई करेगा, इसका नतीजा क्या आएगा मुझे भी नहीं मालूम, मगर मैं ये कह रहा हूं कि जब हमने 91 का एक्ट पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर टाइटल डिस्प्यूट में कह दिया कि ये 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तीसरा, इस 1991 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी पर स्टे लगाया है। कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और आज अचानक इतनी तेजी से हो जाता है। और पहला ट्वीट किसका आता है? उत्तर प्रदेश के बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का। सर, जब बाबरी मस्जिद के बाद वहां पर अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो उसका फैसला किसने दिया था सर? उसका आदेश किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था सर। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और मैंने जब जजमेंट आया था मैंने ये बात कही थी कि इस जजमेंट के बाद अब बहुत से जो दूसरे इश्यूज हैं वो खुल जाएंगे। क्या मैं सच साबित नहीं हुआ? आज बताइए आप। मेरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपका टीवी प्रोग्राम में जो आपने उस दिन इंटरव्यू लिया था, आप निकाल कर देखिए, दर्शकों को दिखाइए। बल्कि मैं अपनी टीम से कहूंगा कि मेरा और रंजना ओम कश्यप का जो प्रोग्राम था निकालो, उसको डाल देंगे सोशल मीडिया पे। मैं जिस अप्रीहेंशन का खदशों का इजहार किया था जो पूरा सच साबित हो रहा है ना। आप कयामत की थ्योरी देते हैं और एक दूसरी तरफ हिंदू पक्ष है जो सनातन की थ्योरी देता है। तो दोनों पक्ष है सर, दोनों की बात तो सुननी पड़ेगी। वो भी कहते हैं सनातन अमर है, आप कहते हैं कि कयामत तक रहेगी मस्जिद। ये तो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात हो गई ना। नहीं, क्यों कॉन्फ्लिक्ट है इसमें? क्या मुझे आप यूएपीए लगा देंगे मुझ पे? सेडेशन तो अब चला गया, लगा दीजिए। या उससे बेहतर ये कि गोली मार दीजिए कि नहीं तुम नहीं बोलना, तुम्हें कव्वाल की तरह बस गाते रहो, मोदी जी के भक्त बन जाओ, आरएसएस के भक्त बन जाओ, अपना जमीर बेच दो। मैं संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करता था और करता रहूंगा। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, चाहे किसी को पसंद हो या ना पसंद हो। मैं खुलकर आज ये कह रहा हूं कि जिस तरह 1949 में बाबरी मस्जिद को छीना गया था, उसी टेक्स्ट बुक स्टाइल से आज ज्ञानवापी मस्जिद को हमसे छीनने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं पुकार कर कह रहा हूं, चाहे अकेले आवाज होगा, दूसरी सियासी पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी गूंगी बन चुकी हैं, क्योंकि इनको हिंदू वोट चाहिए, इनको संविधान से और रूल ऑफ लॉ से मतलब नहीं है। मगर देश के तमाम जानकारों को और आपके दर्शकों को मेरी बात को समझने की जरूरत है। आप मुझे पागल समझिए, कुछ समझिए, मगर देखिए, सोचिए कि क्या हो रहा है देश में। क्या उम्मीद है सर आपको सुप्रीम कोर्ट से? मैं ये राम मंदिर बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साए में आपसे सवाल पूछ रही हूं। आपको कल क्या उम्मीद है कोर्ट से? कि सर्वे रोक देंगे? सर्वे तो हो चुका, शिवलिंग की बात सामने आ गई, वीडियोग्राफी हो चुका। सर, क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में? मैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा वो ऑनरेबल जजेस या जज तय करेंगे। मैं कैसा तय करूंगा? मेरे इख्तियार में नहीं है। उम्मीद क्या है आपको? आप क्या चाहते हैं? नहीं, मुझे उम्मीद इंसाफ की, और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करे बस। वो महिलाएं भी तो इंसाफ चाहती हैं। वो महिलाएं भी तो इंसाफ चाहती हैं सर। वो कहती हैं कि हम सिर्फ एक दिन ही क्यों श्रृंगार गौरी की पूजा करें। उनके लिए इंसाफ है रोज पूजा करना, आपका इंसाफ कुछ और है। इसलिए सुनिए, इसलिए उनको नहीं इजाजत मिलनी चाहिए क्योंकि हमने पार्लियामेंट में एक कानून बना दिया है। इसलिए नहीं मिलनी चाहिए इजाजत उनको क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसका स्टे है, इसलिए नहीं मिलनी चाहिए उनको। और याद रखिए, ये एक मसला नहीं है। कई ऐसे 50,000 से ज्यादा मसाजिद हैं जिन पर संघ परिवार बीजेपी कहती है कि वो किसी जमाने में मस्जिद नहीं थी। तो क्या आप सबको खोल देंगे? क्या दिक्कत है सर खोलने में? क्योंकि कानून है, कत्लो गारतगिरी होगी। जब मैं 20-21 साल का था, 19 साल का था, मैंने वो तमाशे देखे हैं। मैं इस मिलेनियम जनरेशन को नहीं चाहता हूं जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और भारत के यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं कि उनकी जवानी के मेमोरीज में फिर से वो तमाम काले दौर का वो वाकयात सामने आए।